हम सब मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, पर फिर भी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं। स्टीव जॉब्स ने कहा था, थिंक डिफरेंट। पर कैसे? कैसे एक इंसान ने एक गैराज से शुरू करके दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी कर दी? अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ एक लूप में फंसी हुई है, तो अगले 10 मिनट आपके सोचने का ढंग हमेशा के लिए बदल देंगे। सफलता कोई इत्तेफाक नहीं, एक साइंस है। और नॉलेज बूस्टर पर हमारा मिशन है आपको वो ग्रोथ टूल्स और साइकोलॉजिकल इंसाइट्स देना जो आपको साधारण से असाधारण बनाने का दम रखते हैं। चलिए, आज की इस जर्नी को शुरू करते हैं। स्टीव जॉब्स कौन थे? स्टीवन पॉल जॉब्स एक अमेरिकन आविष्कारक, डिजाइनर और उद्यमी थे, जो एप्पल कंप्यूटर के मुख्य कार्यकारी, सह संस्थापक और अध्यक्ष भी थे। एप्पल के क्रांतिकारी उत्पादों जैसे कि आईफोन, आईपैड और आईपॉड, जिनको आज की आधुनिक तकनीक में टॉप में देखा जाता है। स्टीव जॉब्स के माता-पिता और एडॉप्शन। स्टीव जॉब्स का जन्म 25 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था। उनको जन्म अब्दुल फताह और जोएन कैरल ने दिया था, जो उस समय शादीशुदा नहीं थे। इसलिए उन्होंने जॉब्स को एडॉप्शन के लिए दे दिया था। एक वर्किंग क्लास कपल, पॉल और क्लैरा जॉब्स ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया और जॉब्स उन्हीं कैलिफोर्निया में उनके साथ बड़े हुए। क्लैरा एक अकाउंटेंट थी और पॉल एक कोस्ट गार्ड थे। जॉब्स के पिता अब्दुल फताह एक सीरियन राजनीतिक विज्ञान प्रोफेसर थे। उनकी मां जोएन कैरल एक स्पीच थेरेपिस्ट थीं। जॉब्स की गोद लेने के थोड़े समय बाद ही उनके जैविक माता पिता ने शादी कर ली थी। स्टीव जॉब्स को 27 साल की उम्र तक भी अपने बायोलॉजिकल माता पिता के बारे में जानकारी नहीं थी। जॉब्स का बचपन। जॉब्स और उनके पिता पॉल, उनके परिवार गैराज में इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत काम करते थे। पॉल ने ही जॉब्स को सिखाया कि इलेक्ट्रॉनिक्स के पुर्जों को कैसे तोड़ा और जोड़ा जाता है। ये जॉब्स की वो हॉबी बन गई जिसने उनको बचपन में ही इस फील्ड में कॉन्फिडेंस दे दिया। जॉब्स अपनी एक बहन के साथ बड़े हुए जिसका नाम पैटी था। पॉल जॉब्स एक मशीनिस्ट थे और गाड़ियों को ठीक करना उनकी हॉबी थी। वो अपने अडॉप्टेड परिवार के साथ माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया में रहे। ये क्षेत्र, जो पालो एल्टो के दक्षिण में था, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा था। इलेक्ट्रॉनिक्स में बुनियादी तत्व जैसे रेडियो, टेलीविजन, स्टीरियो और कंप्यूटर वहां बनाए जाते हैं। उस समय से लोग उस क्षेत्र को सिलिकॉन वैली के नाम से बुलाने लगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में सिलिकॉन नामक पदार्थ का इस्तेमाल होता है। जॉब्स की पढ़ाई और कॉलेज। स्टीव जॉब्स बायोग्राफी। स्टीव जॉब्स हमेशा से ही बुद्धिमान और नई सोच रखने वाले इंसान थे। वो औपचारिक शिक्षा के बिल्कुल खिलाफ थे। प्राथमिक स्कूल में बोर हो जाने के कारण जॉब्स बहुत मस्ती करते थे। उनके चौथे ग्रेड में उनके शिक्षक पढ़ने के लिए उनको रिश्वत देते थे। जॉब्स पढ़ाई में अच्छे थे, इसलिए उनका स्कूल चाहता था कि वो हाई स्कूल को छोड़कर सीधा आगे की पढ़ाई करें, लेकिन जॉब्स के माता पिता ने इस बात को नहीं माना। 1972 में हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद जॉब्स ने पोर्टलैंड रीड कॉलेज में प्रवेश लिया। सही दिशा ना मिलने पर 6 महीने के अंदर ही उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया और अगले के 18 महीनों तक कोई ना कोई रचनात्मक शिक्षा लेने लगे। जॉब्स ने बाद में बताया कि कैसे उस समय में एक कोर्स करते समय उन्हें टाइपोग्राफी से प्यार हो गया। 1974 में जॉब्स ने अटारी के साथ वीडियो गेम डिजाइनर की नौकरी ज्वाइन कर ली। कुछ समय बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में भारत आ गए। स्टीव वॉज़नियाक और स्टीव जॉब्स। जब जॉब्स ने होमस्टेड में हाई स्कूल में प्रवेश किया था, तब वो पहली बार अपने फ्यूचर पार्टनर और एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक स्टीव वोज़नियाक से मिले थे, जो उस समय बर्कली में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पढ़ रहे थे। जॉब्स ने ये एहसास किया कि कंप्यूटर मार्केट में बहुत बड़ा गैप था। उस समय सभी कंप्यूटर मेन फ्रेम होते थे। वो इतने बड़े होते थे कि एक कंप्यूटर से एक कमरा भर जाता था और इतने महंगे कि लोग उन्हें नहीं खरीद पाते थे। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बढ़ने का मतलब था कंप्यूटर्स का छोटा होना और साथ ही उनकी पावर का बढ़ना। जॉब्स और वोज़नियाक ने अपने कंप्यूटर को दोबारा से डिजाइन किया ताकि लोग उन्हें खरीद पाएं। 1997 में एप्पल II मार्केट में लॉन्च हुआ, जिसकी पहले साल की बिक्री $2.7 मिलियन थी। 3 साल के अंदर कंपनी की बिक्री $200 मिलियन तक पहुंच गई। जॉब्स और वोज़नियाक ने पर्सनल कंप्यूटर की बिल्कुल एक नई बाजार खोल दी। पर्सनल कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का एक बिल्कुल नया तरीका शुरू किया। 1980 में पर्सनल कंप्यूटर का बोलबाला था। एप्पल कंपनी को लगातार अपने उत्पादों को आगे रखने के लिए फोर्स किया जाता था, क्योंकि बाजार में प्रतियोगिता के लिए बहुत सी कंपनियां आ गई थीं। एप्पल ने एप्पल III लॉन्च किया, लेकिन इस नए मॉडल को तकनीकी और विपणन यानी मार्केटिंग समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस उत्पाद को बाजार से वापस ले लिया गया और इस पर दोबारा काम करके दोबारा लॉन्च किया गया।
जॉब्स हमेशा से एप्पल की मार्केटिंग फोर्स के पीछे रहे। 1983 के शुरुआत में लीसा को लॉन्च किया गया। ये उन लोगों के लिए था जिनको कंप्यूटर्स की बहुत कम ज्ञान थी। ये ज्यादा नहीं बिक सकी क्योंकि इसकी कीमत पर्सनल कंप्यूटर से भी ज्यादा थी। एप्पल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता कंपनी थी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, जिसको आईबीएम के नाम से भी जाना जाता है। 1983 में यह अनुमान लगाया गया कि एप्पल अपनी मार्केट शेयर का लगभग आधा भाग आईबीएम से हार गया। 2007 में पीसी वर्ल्ड के साथ अपने इंटरव्यू में वोज़नियाक ने बताया कि कैसे उनकी और जॉब्स की दोस्ती इतनी ज्यादा जमी। उनका कहना था कि हम दोनों को इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल चिप्स बहुत पसंद थे। बहुत से लोगों को उस समय में यह भी नहीं पता था कि चिप्स क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं और वो क्या कर सकते हैं। मैंने बहुत से कंप्यूटर बनाए, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर डिज़ाइन में उससे बहुत आगे था, लेकिन हमारे हित बहुत मिलते थे। दुनिया में चीज़ों को लेकर हम दोनों का ही विचार बहुत स्वतंत्र रवैये वाला था। एप्पल कंप्यूटर को शुरू करना और उसको छोड़ना। 1976 में जब जॉब्स सिर्फ 21 साल के थे, तब उन्होंने और वोज़नियाक में जॉब्स के फैमिली गराज में एप्पल कंप्यूटर की शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत जॉब्स ने अपनी वोल्क्सवैगन बस बेचकर और वोज़नियाक ने अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर को बेचकर की थी। जॉब्स और वोज़नियाक को कंप्यूटर उद्योग में एप्पल के जरिए क्रांति लाने वाला समझा जाता है, जिन्होंने मशीन को छोटा, सस्ता और आविष्कार करके रोजमर्रा की जिंदगी आसान बनाई। 1980 में एप्पल कंप्यूटर एक पब्लिकली काम करने वाली कंपनी बन गई, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग $1.2 बिलियन थी। मैकिन्टॉश। 1984 में एप्पल ने एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था मैकिन्टॉश। इसके डिस्प्ले में छोटे छोटे तस्वीरें थीं जिसको आइकन्स कहते थे। इस कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करने वाले को आइकन पर पॉइंट करके एक छोटे डिवाइस से बटन दबाना होता था जिसको माउस कहते थे। इस प्रक्रिया ने मैकिन्टॉश का इस्तेमाल करना बहुत आसान बना दिया। फिर भी मैकिन्टॉश मार्केट में ज्यादा कमाई नहीं कर पाया। इसमें दूसरे पर्सनल कंप्यूटर्स की तरह फीचर्स नहीं थे, जैसे कि उच्च गुणवत्ता वाला प्रिंटर है। मैकिन्टॉश की असफलता ने जॉब्स के एप्पल में पतन का सिग्नल दे दिया। जॉब्स ने 1985 में कंपनी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन वो तब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कुर्सी पर बने रहे। जॉब्स ने अपने कुछ पुराने कर्मचारियों को काम पर रखा एक नई कंपनी शुरू करने के लिए जिसका नाम था नेक्स्ट। 1988 के अंत में नेक्स्ट कंप्यूटर सैन फ्रांसिस्को के एक बहुत बड़े इवेंट में लॉन्च हुआ, जिसका मुख्य टारगेट था एजुकेशन मार्केट। इसकी शुरुआती रिएक्शन बहुत अच्छे आए। ये प्रोडक्ट बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोडक्ट था। इसकी प्रोसेसिंग गति काफ़ी तेज थी, ग्राफिक प्रदर्शन कमाल के थे और बहुत ही बढ़िया साउंड सिस्टम था। ये बहुत महंगा था। इसकी ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन थी, इसको दूसरे कंप्यूटर से लिंक नहीं किया जा सकता था, ना ही इसमें कॉमन सॉफ्टवेयर चलाए जा सकते थे। कंपनी ने अपने स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन स्ट्रीम अमेरिका में बेचने की कोशिश की, लेकिन एप्पल ने 1996 में $429 मिलियन में इस कंपनी को खरीद लिया। नेक्स्ट और एप्पल। 1996 दिसंबर में जब एप्पल ने नेक्स्ट सॉफ्टवेयर को खरीद लिया, तब जॉब्स ने एप्पल दोबारा ज्वाइन की सीईओ के पार्ट टाइम कंसल्टेंट के रूप में। उसके अगले साल एप्पल ने अपनी प्रतियोगिता कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप कर ली। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार इन दोनों कंपनी में सेल्स और टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर आपस में एक दूसरे को सहयोग देने में सहमत हो गए। अगले 6 सालों में एप्पल ने बहुत से नए प्रोडक्ट और मार्केटिंग रणनीतियां लॉन्च की। 1997 में जॉब्स ने घोषणा की कि एप्पल इंटरनेट और फोन के जरिए अपने कंप्यूटर सीधे ग्राहकों तक बेचेगी। एप्पल की दुकान एक बहुत बड़ी सफलता बन गई। एक हफ्ते के अंदर वो इंटरनेट पर तीसरी सबसे बड़ी ई कॉमर्स साइट बन गई। 1997 सितंबर में जॉब्स को एप्पल का अस्थायी सीईओ बना दिया गया। 1998 में जॉब्स ने आईमैक की रिलीज की घोषणा की, जिसमें कंप्यूटिंग के पावरफुल फीचर्स थे, वो भी बहुत सस्ते दामों में। जुलाई 1999 में आईबुक लॉन्च किया। ये एक क्लैम्प शेप्ड लैपटॉप था जो बहुत से कलर्स में अवेलेबल था। इसमें एप्पल का एयरपोर्ट भी शामिल था, जो कॉर्डलेस फोन का कंप्यूटर वर्जन था, जिसमें यूजर को बिना वायर के इंटरनेट सर्फिंग करने का ऑप्शन था। जनवरी 2000 में जॉब्स ने एप्पल की नई इंटरनेट रणनीति लॉन्च की। जॉब्स ने यह भी अनाउंस किया कि वो एप्पल के परमानेंट सीईओ बन रहे हैं। 1996 फरवरी टाइम मैगजीन के लेख में जॉब्स ने कहा था कि वो चीज़ जो मुझे और मेरे साथियों को काम करने में मदद करती है, वो ये है जब आप किसी चीज़ को एक कंपेलिंग रीज़न की तरह देखते हो। कभी कभी आपको नहीं पता होता कि वो चीज़ कैसे मिलेगी, लेकिन ये पता होता है कि ये आपके मुट्ठी में है या आपके कंट्रोल में है। इन चीज़ों को अस्तित्व में लाने के लिए अपने ज़िंदगी के कुछ साल देना बिल्कुल लायक है। जॉब्स ने बहुत मेहनत की अपने आइडियाज़ को रोमांचक और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का रूप देने में, जो बिजनेस और लोगों के लिए थे।
पर्सनल कंप्यूटर्स का पूरा योगदान जॉब्स को कहा जाता है। वो सच में कंप्यूटर उद्योग के महान दूरदर्शी थे। एप्पल को दोबारा से बनाना। 1997 में जॉब्स ने एप्पल में दोबारा अपनी सीईओ पोस्ट को ज्वाइन किया। जैसे जॉब्स को 1970 में एप्पल की सफलता का श्रेय दिया जाता था, ऐसे ही 1990s में एप्पल को दोबारा सफल बनाना जॉब्स को श्रेय दिया जाता है। नई प्रबंधन टीम के साथ स्टॉक ऑप्शन को ठीक करके जॉब्स ने एप्पल को वापस से ट्रैक पर ला दिया। जॉब्स के बेहतरीन प्रोडक्ट जैसे iMac, अद्वितीय प्रभावशाली ब्रांडिंग अभियान, ग्राहकों के लिए अनोखे स्टाइलिश डिजाइन्स ध्यान दोबारा अपनी तरफ खींचा। कुछ सालों में एप्पल ने कुछ बहुत ही क्रांतिकारी प्रोडक्ट जैसे मैकबुक एयर, आईपॉड और आईफोन को इंट्रोड्यूस किया, जिन्होंने प्रौद्योगिकी जगत को बदल के रख दिया। एप्पल जैसे ही अपने प्रोडक्ट बाजार में लॉन्च करता था, उसके प्रतियोगिता कंपनीज उनसे मिलता-जुलता उत्पाद बनाने लगती थीं। 2008 में एप्पल अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी म्यूजिक रिटेलर कंपनी बन गई। अपने आईट्यून्स और आईपॉड्स की वजह से वो दूसरे नंबर पर आई। एप्पल ने फोर्ब्स पत्रिका की सूची अमेरिका की सबसे टॉप कंपनीज यानी अमेरिका में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कंपनी में एप्पल ने नंबर 1 पोजीशन हासिल की। यहां तक कि शेयर होल्डर्स बदले में एप्पल फॉर्च्यून 500 कंपनीज में भी नंबर 1 पर रही। स्टीव जॉब्स और पिक्सार। 1986 में जॉब्स ने जॉर्ज ल्यूकस से एक एनिमेशन कंपनी खरीदी, जो बाद में जाके पिक्सार एनिमेशन स्टूडियो के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पिक्सार की पोटेंशियल में विश्वास रखते हुए जॉब्स ने अपने खुद के पैसे में से शुरू में उसमें $50 मिलियन का निवेश किया। इस स्टूडियो ने बहुत सी प्रसिद्ध फिल्में बनाई, जैसे टॉय स्टोरी, नीमो और द इनक्रेडिबल्स। पिक्सार फिल्म्स की नेट वर्थ लगभग $4 बिलियन है। ये स्टूडियो 2006 में वॉल्ट डिज्नी के साथ मर्ज हो गया, जिसने जॉब्स को डिज्नी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बना दिया। 2011 में फोर्ब्स ने अनुमान लगाया कि पिक्सार को डिज्नी को बेचे जाने से जॉब्स की नेट वर्थ लगभग $6.5 से $7 बिलियन के आसपास होगी। अगर जॉब्स ने 1985 में एप्पल के अपने शेयर बेचे ना होते, जब उन्होंने कंपनी छोड़ी थी, तो उनकी नेट वर्थ कम से कम $36 बिलियन के आसपास होती। स्टीव जॉब्स बायोग्राफ। स्टीव जॉब्स की पत्नी और बच्चे। जॉब्स और लॉरेन पावेल ने 18 मार्च 1991 को शादी की। ये जोड़ी 1990 के दशक में स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल में मिली थी, जहां पावेल MBA की स्टूडेंट थीं। वो पालो ऑल्टो कैलिफोर्निया में साथ रहे, अपने 3 बच्चों के साथ, जिनका नाम था रीड, एरिन और ईव। स्टीव जॉब्स की लड़ाई कैंसर से और मौत। 2003 में जॉब्स को अपने न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के बारे में पता लगा। ये एक दुर्लभ लेकिन एक तरह का पैनक्रियाटिक कैंसर था। तुरंत सर्जरी न करवा के जॉब्स ने पहले एक पेस्को वेजिटेरियन डाइट लेना चुना। 9 महीने तक जब जॉब्स सर्जरी पोस्टपोन करते रहें, तब एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स परेशान हो गए। अधिकारियों को ये डर सताने लगा कि शेयर होल्डर्स अपने शेयर वापस ले लेंगे अगर उनको ये पता लग गया कि उनके सीईओ बीमार हैं। लेकिन बाद में जॉब्स की बीमारी को गोपनीय रखना ही ठीक समझा गया। 2004 में जॉब्स की पैनक्रियाटिक ट्यूमर को निकालने की सर्जरी सफल रही, लेकिन जॉब्स ने कभी भी अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं की। 2009 में रिपोर्ट्स में आया कि जॉब्स का बहुत ज्यादा वजन घट गया है। कुछ लोगों ने माना कि उनका स्वास्थ्य दोबारा से बिगड़ गया है, जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट करने की भी जरूरत थी। जॉब्स ने इन सब के जवाब में कहा कि वो हार्मोन असंतुलन यानी इम्बैलेंस से जूझ रहे हैं। कुछ दिनों बाद वो 6 महीने की छुट्टियों पर चले गए। जॉब्स ने अपने एम्प्लॉइज को ईमेल मैसेज में कहा कि जितना उन्होंने सोचा था, उसका कहीं ज्यादा उनके स्वास्थ्य के मुद्दे जटिल हैं। उन्होंने टिम कुक, जो एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, उनको एप्पल के हर रोज के संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति बना दिया। 1 साल तक सुर्खियों से बाहर रहने के बाद 9 सितंबर 2009 को एप्पल के एक इवेंट में जॉब्स ने एक की नोट डिलीवर किया। वो 2010 के आसपास सेरेमनी के मास्टर के रूप में नजर आते थे, जिसमें आईपैड की लॉन्चिंग वगैरह थी। जनवरी 2011 में जॉब्स ने ऐलान किया कि वो मेडिकल छुट्टी पर जा रहे हैं। अगस्त में उन्होंने एप्पल में सीईओ की पद से इस्तीफा दे दिया और सारा काम टिम कुक को सौंप दिया। 5 अक्टूबर 2011 को पालो ऑल्टो में 1 दशक तक अपने कैंसर से लड़ने के बाद उनकी मौत हो गई और वो उस समय 56 साल के थे। तो आपने स्टीव जॉब्स की जिंदगी के बारे में जाना और समझा। आशा है कि आपने इसमें से अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए बहुत कुछ सीखा होगा। सिर्फ जानना काफी नहीं है, करना जरूरी है। इस वीडियो से मिली सीख को आज ही अप्लाई करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। नॉलेज बूस्टर फैमिली का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें। स्टे मोटिवेटेड, स्टे लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।